एक ना चैप्टर है अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें पहले समझते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें बता पाओगे, जैसे कि किसी ह्यूमन में अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। एक इमेज तो बनाए कि हम सब पढ़ क्यों रहे हैं। बचपन से तुम डीएनए सुनते हो, बचपन से तुम सुनते हो कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? गैमीट। और इस गैमीट के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है माँ बाप से बच्चों में, यही तो पढ़ते हो। अब इस पर हमें पीएचडी करनी है। ठीक है, अगली जितने भी क्लासेस हमें लगेंगी, इसमें हमें पीएचडी करनी है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ऐसी ट्रांसफ़र नहीं होता, उसके लिए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? डीएनए। क्या है बेटा? डीएनए। अब देखना ध्यान से, आप लोग समझना। ठीक है, जो ह्यूमन का डीएनए होता है, एक सेल का जो डीएनए होता है बेटा, वो होता है 2.2 मीटर। कितना होता है बेटा? 2.2 मीटर। हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल है। कितनी सेल है बेटा? मिलियंस। अगर आप मिलियन को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.2 से, तो इतनी लंबी डीएनए है एक आदमी के अंदर। अगर सारी डीएनए को मैं गांठ बांध दूं तो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इस पृथ्वी को ना कई हजार लाख बार गोल गोल घुमा सकते हो अपने सिर्फ एक डीएनए के धागे से। एक इंसान के डीएनए से सोचो, तुम कई बार पृथ्वी को लपेट सकते हो उस डीएनए से। तो एक आदमी के अंदर इतना बड़ा डीएनए है। इवन ये तक कहा जाता है कि अगर डीएनए को हम लोग जोड़ते जाए ना, तो हम पृथ्वी से लेके सूरज तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूँ, एक आदमी के अंदर इतना डीएनए। तो अब हमें इसी के बारे में बात करना है कि बेटा क्या होता है डीएनए, कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए सबसे मेन जो साइंटिस्ट, जिसे हम लोग कहते भी हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप लोगों ने 10th क्लास में भी सुना होगा, जिसे हम लोग क्या कहते थे बेटा? मेंडल। क्या कहते थे बेटा? मेंडल। देखो, किताबों में तो काम की चीज़ें लिखी है। ठीक, कई लोग बहुत सारा कबाड़ा भी पढ़ाते हैं, पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि मेंडल जो था भाई किसान था। कुछ भी लिखा नहीं है बोर्ड पे, बस एक छोटी सी थ्योरी सी सुन लेते हैं कि मेंडल था, किसान था, गरीब घर से था, ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है ना, वहाँ पे इसने जन्म लिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, किडनी फेलियर से इसकी जान चली गई है। इसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि भाई इसने उस टाइम, ठीक है, उस टाइम 1800 वाला जो चल रहा था, उस समय में इसने इस लेवल की मैथमेटिक्स यूज़ की थी कि आप आज भी नहीं समझ सकते। मतलब हम लोग लिखेंगे भी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे कि मेंडल साहब ने क्या किया, बहुत सारा काम किया, बट इनके काम को उस समय रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया? क्योंकि उस समय के लोग इनकी मैथमेटिक्स को, इनकी थॉट प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो मैं अभी दोबारा आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इनके काम को 1900 में 3 साइंटिस्ट ने आके दोबारा से रीडिस्कवर भी किया। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, बाद में पहले तो लोगों को लगा कि मेंडल पागल है, मेंडल पागल है ना, उसने एक्सपेरिमेंट दिए, लोग कहने ला और प्रूफ दिखा, और प्रूफ दिखा, तो नहीं दिखा पा रहा, और अपनी मैथमेटिक्स, इसकी मैथमेटिक्स सबको समझ भी नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो बाद में मेंडल ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, मेंडल ने नहीं मतलब अलग साइंटिस्ट ने मेंडल को प्रूफ किया, उनके चेले बन गए, अपने साथ मेंडल के साथ अपना भी नाम छपवा लिया किताबों के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अगले 4 चैप्टर के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूल और बायोटेक, इन चारों चैप्टर में ना कुछ शब्द हैं जिनका डेली इस्तेमाल है, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है कुछ डेफिनेशंस। क्या पढ़नी है बेटा? डेफिनेशन, जिनका डेली इस्तेमाल आएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेली इस्तेमाल में हम लोग इन डेफिनेशंस को ले रहे होंगे, तो डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, सब कुछ बोर्ड पर लिखा, आप लोग लिख लेना। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के क्रॉस। क्या पढ़ेंगे बेटा? मेंडल के क्रॉस, मेंडल की क्रॉस पढ़ेंगे। ठीक है, आपने याद होगा, आपको 10th क्लास में भी एक कुछ पढ़ा होगा, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, कुछ ऐसा पढ़ा होगा, सुना तो होगा ना। अभी इसे पीएचडी करा देंगे।
फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मेंडल। क्या पढ़ेंगे बेटा? लॉ ऑफ मेंडल। ये भी आपने 10th क्लास में सुना होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अरे कुछ ऐसे लॉज नहीं सुने? 3 लॉज आपने पढ़े होंगे। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक इमेज बना रहे हैं कि किस तरीके से चैप्टर में आगे चलना है। डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, फिर कुछ मेंडल के बारे में, पहले कुछ मेंडल के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बस जो एनसीईआरटी में लिखे, जो नीट में भी आ चुके हैं, तुम्हारे बोर्ड में भी टिक करने को आई है, सीयूईटी में भी आते रहते हैं क्वेश्चन। सिर्फ एनसीईआरटी का डेटा पढ़ाऊंगा, कुछ कबाड़ा नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग मेंडल के लॉज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद देखना बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट माना जाता है, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। किसमें पढ़ेंगे बेटा? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है पूरी पीएचडी करा देंगे आपको, एक शब्द से पूरा टॉपिक ही खत्म कर दूंगा। 9, 8, 7, समझ गया? 9 के बाद 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, तो एक का रेशियो आ रहा होगा 98.7 और दूसरे का आएगा 6 + 2 कितना होता है? 8, तो 62.8। बस ये 2 रेशियो याद हुए, आपका सारा काम खत्म कर दूंगा। देखना कैसे किस तरीके से हम लोग समझेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल है। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा लिंकेज। क्या पढ़ेंगे बेटा? लिंकेज। लिंकेज मतलब अभी तो आपको पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि बेटा लिंकेज का मतलब होता है जैसे एक मान लो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में 2 जीन है। क्या है बेटा? 2 जीन। मान लो 2 जीन है, क्रोमोसोम में 2 जीन, तो इन 2 जीन के बीच में सेटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? सेटिंग। दोनों एक दूसरे के साथ ही जाते हैं, एक दूसरे के साथ ही आते हैं, ठीक है। तो ये 2 जीन आपस में चिपक से जाते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं दूर जाते, उसे हम लोग पढ़ेंगे बेटा लिंकेज में। किस में पढ़ेंगे बेटा? लिंकेज। फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन। कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके। जैसे ह्यूमन में तो आपको पता है, ह्यूमन में अगर एक्स हो गया तो कौन सा होगा? फीमेल। और अगर XY हो गया तो मेल। बर्ड्स में अलग है, ग्रास ओपर में अलग है, कॉकरोच में अलग है। कुछ फालतू का कबाड़ा है जो यहाँ लिखूंगा नहीं, बस सुनाने के लिए बताऊंगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बस फॉर इंटरेस्ट, नॉट फॉर योर नॉलेज, है ना, क्योंकि वो पेपर में नहीं आने का। इसके बाद बेटा हमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जैसे होता है म्यूटेशन। क्या होता है बेटा? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूटेशन होता क्या है, ठीक है। आपको भी पता है कि चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कोरोना वायरस की, ठीक है बेटा, 2 शब्द याद रखना, एक होता है DNA, एक होता है RNA। तो जल्दी जल्दी म्यूटेशन किस में हो रहा होता है? RNA में। किस में बेटा? RNA, क्योंकि RNA होता है अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। इसीलिए अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले की बात कि भाई कोरोना वायरस के बारे में आप लोग सुनते थे कि भाई आज ये स्ट्रेन है, 1 महीने बाद दूसरी स्ट्रेन है, तीसरे महीने बाद तीसरी स्ट्रेन चल रही है, इंडिया में दूसरी स्ट्रेन चल रही है, अमेरिका में दूसरी स्ट्रेन, वो तो छोड़ो, इंडिया के ही पार्ट में महाराष्ट्र में अलग चल रही है, मुंबई में, दिल्ली में अलग। क्यों? क्योंकि जो म्यूटेशन है RNA वो क्या होता है बेटा? अनस्टेबल। तो अपने आप को बार बार क्या करते रहता है? चेंज। अभी आपने दोबारा सुना होगा कि कोरोना आना चालू हो गया कई शहरों में। हुआ क्या? उसने जो कोरोना वायरस था उसने अपने आप को क्या कर लिया? चेंज। क्या कर लिया? चेंज। पहले मान लो कि उसके पास एक ये तलवार थी जिससे हम लोगों को मार रहा था, बीमार कर रहा था, तो हमने क्या किया? इसके खिलाफ वैक्सीन बना ली और हमने सभी लोगों को इंजेक्ट कर दिया। अब उसने क्या किया? इसके अलावा एक और दूसरी तलवार बना ली, मान लो ये दूसरी तलवार बना ली, अब जिससे वो बीमार कर रहा है, ठीक है, ये बीमार कर रहा है इससे, ठीक। तो अपने आप को चेंज करते रहता है। क्या करते रहता है? चेंज। अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाते रहता है जिससे वो दूसरों को बीमार कर सकेगा। क्योंकि भाई वायरस नाम ही क्या है? कोरोना वायरस। और वायरस बॉडी के बाहर क्या होता है? डेड। तो उसे किसी भी तरीके से तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसना। भाई यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है कि लोग क्यों कहते हैं कि वायरस के खिलाफ कोई भी दवाई बनाना पॉसिबल नहीं है। चाहे HIV वायरस हो, चाहे हम लोग को जुकाम होता है उसे हम लोग कहते हैं राइनो वायरस। क्या कहते हैं बेटा? राइनो वायरस। तो मम्मी कहती है ना कि 3 दिन 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, कॉमन कोल्ड है ना। उनको नहीं पता कि ये वायरस की वजह से हुआ है, पर उनको ये पता है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। हम लोग तभी तो कहते हैं कि भाई जुकाम हुआ है, खांसी हुआ है, तो इसकी कोई दवाई नहीं है, अपने आप 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। क्योंकि वायरस क्या करता है? हमारे जेनेटिक मटीरियल में घुस जाता है। किसके अंदर घुस जाता है? हमारे जेनेटिक मटीरियल। और जब हमारे जेनेटिक मटीरियल हमारे सेल के अंदर ही घुस गया तो हम बाहर से मारे किसे? अरे भाई दवाई खा के हमें खुद की अपनी सेल्स को मारना पड़ेगा। इसलिए वायरस की जनरली दवाइयां बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वैक्सीनेशन। तो आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी इतनी लड़ाइयां चली पर कोई दवाई नहीं बनी होगी। आपने सुना होगा वैक्सीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वैक्सीन। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। क्या करेंगे बेटा? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि अगर माँ बाप को कोई बीमारी है तो बच्चे को होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा,
कोई कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो केवल फादर से लड़कों में जाएगी, लड़कों में, कुछ ऐसी बीमारी है जो मदर से लड़कियों में ही बस जाएंगी, या मदर से लड़के में भी जा सकती है, तो उसमें पीएचडी करेंगे। फॉरेन कंट्री में तो बेटा जैसे विदेश वगैरह होता है तो वहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस होती है शादियों से पहले, समझ लो, ताकि अगर कोई मेल फीमेल है, अगर दोनों के दोनों कैरियर है किसी बीमारी के लिए, तो बच्चे को बीमारी ना हो। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो कुंडली देख के शादी कर देते हैं, ठीक है, उसका भी एक पार्ट है क्यों कुंडली देख के शादी करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कुंडली इज अ टर्म जिससे हम लोग ये देखते हैं कि जो दो लोगों की शादी हो रही है वो एक ही फैमिली से रिलेटेड तो नहीं है। अगर एक ही फैमिली से रिलेटेड होंगे तो बेटा उनके अंदर क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आपस की रिश्तेदारियों में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली अगर पास की है जिनमें शादी हो रही है, अगर मेल फीमेल पास के उनके कुछ 2 3 4 जनरेशन पहले फोर फादर सेम रहे होंगे, तो उनका कई हद तक जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम। और अगर सेम होगा तो उनके अंदर आएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो, या बोले हम लोग गंदे कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होंगे और वही ट्रांसफर होंगे आगे की जनरेशन में। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि आपस की रिश्तेदारियों में शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे। फिर एक बेटा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत खतरनाक बीमारियां जिसमें कोई एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए, या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो जेनेटिक्स की वजह से हो रहा हो। किसकी वजह से, जेनेटिक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में। क्लियर है, समझ आ गया। इमेज, एक इमेज पता चली क्या क्या सीखने को मिल जाएगा ये चैप्टर खत्म करने के बाद। जो सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। क्या करते हैं बेटा, डेफिनेशन। बहुत क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ अंग्रेजी में बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है। देखो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी के मैं पहले पन्ने पे आता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी पहले पन्ने पे आपको बताती है जेनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, जेनेटिक। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। अरे भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है, देखो मैं आपकी एनसीईआरटी की पेज 1 की लाइन को रीड करता हूं जो किताबों में लिखा है। एनसीईआरटी लिखती है वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। इसका मतलब है कितने डिग्री से कितना ज़्यादा उनके बीच में चेंजेस हैं, प्रोजेनी के बीच में और पेरेंट के बीच में। मान लो भाई पेरेंट के तुम कैरेक्टर देख रहे हो, उनका हाइट, उनका कलर, आई कलर, बालों का कलर, डायबिटीज़, मतलब कोई भी कैरेक्टर आप देख रहे हो पेरेंट में और बच्चों में, उन दोनों में कितना डिफरेंस है बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन। तो इस वेरिएशन को हम लोग 2 लेवल पे पढ़ते हैं। कभी कभी तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिफरेंस देख रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है 2-3 बच्चे होते हैं, एक पेरेंट 2 पेरेंट्स के, तो उन बच्चों के बीच में अगर डिफरेंस देख रहे होते हैं तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन। इसलिए एनसीईआरटी आपकी पेज 1 पे ही लिखती है, आप लोग रीड करोगे तो आपको मिलेगा, लिखती है डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। कि कितने डिग्री से प्रोजेनी जो है वो अपने पेरेंट से डिफर कर रहा है, उसे अपन क्या कह देते हैं बेटा, वेरिएशन। क्या कह देते हैं, वेरिएशन। यहां देखते हैं हमने क्या लिखा है वेरिएशन के बारे में, डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब कितना डिफरेंस है इंडिविजुअल्स के बीच में एक सेम स्पीसीज। कह रहे भाई हमेशा कंपैरिजन विद इन सेम स्पीसीज होगा। स्पीसीज की डेफिनेशन आपको पता ही है, स्पीसीज की क्या डेफिनेशन होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरक्रॉस अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब 2 क्लोजली एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म या आदमी जो एक जैसे दिखते हो, कैरेक्टर एक जैसे हो, दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करें तो जो उनका बच्चा पैदा हो वो भी फर्टाइल हो। क्या बेटा, फर्टाइल। कि मतलब वो बच्चा जो पैदा हो वो भी बच्चे पैदा कर सके। तो हम लोग उन्हें क्या कहते थे, स्पीसीज। जैसे मान लो घोड़ा है और गधा है, दोनों के दोनों अलग स्पीसीज है, पर अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो हमें मिलता है म्यूल। क्या मिलता है बेटा, म्यूल। तो जब अगर म्यूल मिलेगा तो भाई म्यूल मिला तो क्या म्यूल बच्चे पैदा कर सकता है, नहीं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि घोड़ा और गधे ने क्रॉस तो किया, बच्चा तो पैदा किया, पर उसका बच्चा फर्टाइल नहीं है। मतलब घोड़ा और गधा दोनों एक स्पीसीज नहीं है, ठीक। स्पीसीज की भी डेफिनेशन 11th क्लास में आपको याद करो, चैप्टर 1 में जाओगे तो इधर लेफ्ट साइड में ऊपर से जब जाओगे तो पैरा दे रखा है ना स्पीसीज वाला, आपको मैंने पढ़ाया अभी। तो क्लियर है।
हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और जेनेटिक्स में देखो दो शब्द याद रखना, अगर स्कूल में पेपर में आता है तो ये लिखना हेरिडिटी वेरिएशन, या नीट में आता है कि भाई वट, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हैं, ठीक है। अगर आता है नीट में तो आप लोग लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके बाद आओ, कुछ एक आधा वेरिएशन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, एनसीईआरटी ने फैला के कहीं कहीं छिपा के ये सब बातें लिख रखी हैं, देखना। एक शब्द होता है वेरिएशन, क्या होता है बेटा? वेरिएशन। तो वेरिएशन जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक तो होता है सोमैटिक में और एक होता है बेटा जर्मिनल। जर्मिनल मतलब तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल में, तुम्हारे गैमीट में जाएगा। जैसे भाई मदर फादर के अंदर कोई गैमीट है, कोई ऐसी कैरेक्टर है, तो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा। पर बेटा सोमैटिक मतलब हमने अपने सेल्स के अंदर, मान लो मैंने बॉडी बना ली, जिम कर ली, मेरी बॉडी बन गई, तो ये बेटा मेरे सोमैटिक सेल में वेरिएशन आया। किस में आया बेटा? सोमैटिक सेल। तो क्या जो बच्चे पैदा होंगे वो जैसे पैदा होंगे उनकी भी बॉडी बनी होगी क्या जिम वाली? नहीं। तो क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल में, हमारी जर्म सेल में नहीं वेरिएशन आया। ठीक, मान लो किसी लड़की ने अपना कान छिदवा रखा है, किसी की मम्मी का कान छिदा हुआ है, तो क्या जैसे बच्ची पैदा होती है उसका कान छिदा हुआ होता है? नहीं। पापा को स्विमिंग आती है, तो क्या जो बच्चा पैदा होता है आते तैरना चालू कर देता है क्या? नहीं। तो ये सारे के सारे वेरिएशन जो है सोमैटिक वेरिएशन है। कैसे है बेटा? सोमैट। मान लो पापा तो दिमाग से तेज थे पर तुम घोंट निकल गए, है ना, बिल्कुल बुद्धि है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तो भाई ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो सारा का सारा ट्रांसफर होता कि नहीं होता? पर ये वाला थोड़ा सा अलग है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटरी हो गया जो मैंने बोल दिया अभी, ठीक है, ये दिमाग वाला, क्योंकि ये तो जीन्स के थ्रू आता है बट इतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। मान लो तुम्हारे पापा, हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, मान लो तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, जो भी बच्चा पैदा होते डॉक्टर बन जाएगा क्या? इंजीनियर बन जाएगा? नहीं। उन्होंने एक्वायर किया है। क्या किया है? एक्वायर। वो जर्म सेल में नहीं गया है, जेनेटिक मटेरियल के जर्म सेल में नहीं गया, गैमीट्स में नहीं जाएगा वो कैरेक्टर। तो जो गैमीट्स में जाएगा उसे क्या कहते हैं बेटा? जर्मिनल वेरिएशन। लिखा भी है देखो, कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात, है ना। अगर किसी के फादर मदर से कोई कैरेक्टर आ रहा है गैमीट के थ्रू तो जन्मजात होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर फादर का मान लो आई कलर, मान लो भाई ब्लू टाइप का, तो बच्चे का भी अगर ब्लू होना है, अगर फादर वाला डोमिनेंट है, तो जैसे बच्चा जन्म लेगा तभी से ब्लू कलर हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं है? ठीक, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। इसका तो कोई रोल नहीं है, पापा ने स्विमिंग सीखा तो भाई इसका कोई रोल है क्या? पापा ने स्विमिंग सीखा तो बच्चे में आ ही नहीं रहा। किस चीज़ का वेरिएशन और किस चीज़ का इवोल्यूशन। ठीक, ये होता है इनहेरिटेबल, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और ये किस में होता है बेटा? जर्म सेल मतलब गैमीट्स में। किस में होता है बेटा? गैमीट। ठीक, और ये किस में होता है? सोमैटिक सेल मतलब जर्म सेल के अलावा सारी सेल हमारी बॉडी में सारी की सारी सोमैटिक सेल है। वो जो बस गैमीट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसके अलावा सारे सेल। बालों को तुमने करली करा लिया तो क्या बच्चा जैसा पैदा हुआ उसके बाल कर लिए होंगे? अरे वो तो पहले टकला है, अभी तो बच्चा 10-20 बाल है, कहाँ से कर लिए हो जाएंगे? ठीक है, तो यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से सुन लेना, आप सब लोग ध्यान से सुनना। पहला शब्द है बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या नाम है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। लोगस का मतलब पोजीशन। क्या होता है बेटा? पोजीशन। पहले ना आपको एक काम करते हैं, एक शब्द मैं पढ़ा देता हूँ। देखो, जनरली ऐसा माना जाता है कि जो डीएनए होता है, क्या होता है बेटा? डीएनए, ये जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है बेटा? क्रोमोसोम। क्या बनाता है बेटा? क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम भी क्रोमेटिन बनाता है, धागा। क्या बनाता है बेटा? धागा, क्रोमेटिन। क्या बनाता है बेटा? धागा। जब ये क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो ये बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाता है बेटा? क्रोमोसोम। क्या बनाता है बेटा? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि डीएनए भी होता है। ये रहा क्रोमोसोम, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया है ना, क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए। जब इस डीएनए को आप लोग देखोगे, जो अंदर आपने डीएनए बना रखा है बेटा, तो इस डीएनए के अंदर आपको मिलेगा जीन। क्या मिलेगा बेटा? जीन। क्या मिलेगा? जीन। तो याद रखना, वो वाला जीन नहीं जो जादूगर होता है। अरे जीन मतलब यही वो पॉइंट है बेटा जो ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन लेकर के। जैसे मेरे अंदर बहुत सारे जीन हैं हर क्रोमोसोम पे। जैसे मान लो फादर से भाई आया हाइट वाला, ठीक, तो भाई फादर से जो डीएनए आया ना उसमें जीन है। क्या बेटा? जीन। अब ये जीन क्या करता है? ये जो जीन क्या करता है, डीएनए जो है बेटा वो कन्वर्ट होता है आरएनए में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा? आरएनए।
और आरएनए जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन। तो इस डीएनए का वो पार्ट जो डीएनए से आरएनए में चेंज हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहते हैं बेटा? जीन। किताबें लिखती हैं पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड, विच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड। अभी आपको नई शब्द ये पता, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अभी आगे आप लोग सीखोगे। अभी के लिए बस याद रख लो, जो डीएनए से आरएनए बना रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? जीन। क्या कह रहे हैं बेटा? जीन। ये आरएनए जो है प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन। तो ध्यान से सुनना, समझना अच्छे से। मान लो पापा से आया था डीएनए, पापा से आया मेरे अंदर डीएनए, ठीक। अब इस डीएनए के अंदर छोटे छोटे जीन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? जीन। अलग अलग काम के लिए अलग अलग जीन है। मान लो एक हाइट के लिए, एक आई कलर के लिए, एक बालों के लिए है, कुछ बहुत सारे बीमारियां होती है डायबिटीज़ के लिए, है ना, स्किन कलर के लिए, बहुत सारे कैरेक्टर हैं यार हमारी बॉडी में। तो मान लेते हैं हम लोग हाइट वाला ही आया, पापा से डीएनए आया, डीएनए में जीन है, तो ये जीन पहले जो है, जीन जो है पहले ये डीएनए से आरएनए बनाएगा। डीएनए से क्या बनाएगा बेटा? आरएनए। क्या बनाएगा? आरएनए। और आरएनए से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो मेरे अंदर डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन मेरे ब्लड में जाएगा, पूरी बॉडी में घूमेगा और जहाँ जहाँ हाइट बढ़ाने की संभावना होगी क्या करेगा? हाइट को बढ़ाएगा। तो आप याद रखो, डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्राइब हो सकता है। ट्रांसक्राइब का बस इतना मतलब होता है डीएनए से आरएनए में चेंज होना। डीएनए से आरएनए में चेंज होने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, ट्रांसक्राइब या ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। मैं आज ही बता देता हूँ, ये अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, बट एक बार बता देता हूँ ना, ताकि आपको ये तो लगे कि हमने सुना है, ठीक। डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। बोर्ड में तो मतलब अगर आप लोग पेपर दोगे ना तो भर भर के क्वेश्चन सिर्फ इसी पे आता है, भर भर के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब पढ़ाएंगे तो देखना। तो आप देखो, अब मैं समझा पाऊंगा आपको, देखो, क्योंकि अब आपको पता चल गया क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में डीएनए है, उसमें छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? जीन। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और देखते हो, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि भाई कोई भी सेल है बेटा, कोई भी सेल है, आप लोग पढ़ते हो ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। कितने होते हैं बेटा? 46। देखो मैं मान ले रहा हूँ 23 इधर है, 23 इधर क्रोमोसोम, इधर 23 हो गए टोटल, और इधर भी कितने क्रोमोसोम है? 23। किधर है बेटा? कितने हैं? 23। इधर भी 23। 23 कितने हो गए? 46। कितने हो गए? 40। हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये जो दो क्रोमोसोम जो आमने सामने रखे हुए हैं, इनको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। इनके अंदर होते हैं जीन। क्या होता है बेटा? जीन। इसके अंदर भी जीन होगा। आपको बस ये याद रखना है कि अगर यहाँ आंख के कलर के लिए जीन है ना, यहाँ भी आंख के कलर के लिए ही जीन होगा। अगर यहाँ हाइट के लिए जीन है ना, अगर मान लो कैपिटल टी है टॉल वाला, तो यहाँ भी हाइट के लिए ही जीन होगा, चाहे कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो। ये हो सकता है भाई, अलग अलग हो सकता है, इसकी कोई इशू नहीं है, बट होगा दोनों जगह क्या बेटा? हाइट वाला ही, ठीक है। तो इसीलिए पता है एक शब्द आता है, एक पेन देना बेटा जरा, कोई पेन देना, फेंको पीछे से, साक्षी फेंक, ढक्कन लगा, चलो मिल गया, रहने दो। ये देखो, ये मान लो एक जीन है, ये एक जीन है क्रोमोसोम के अंदर इधर वाले में, तो यहाँ पे भी ना, लाओ एक और पेन दो, हो गया। देखो यहाँ एक जीन है ना बेटा, अगर ये रहा ब्लैक कलर का जीन अगर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से समझना भाई, ये समझ नहीं आता पॉइंट है, जीन अलील क्या होता है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हाइट के लिए जीन है ना, तो इसके सामने वाला जो क्रोमोसोम है जो इसके जस्ट इधर रखा हुआ है, जिसे हम लोग होमोलोगस के क्रोमोसोम कहते हैं, यहाँ पर भी हाइट के लिए ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल टी है तो शायद यहाँ पर स्मॉल टी हो बगल वाले पे। दोनों के दोनों जीन है, ये भी अपना जीन है और ये भी अपना जीन है, पर इन दोनों जीन में आपको बहुत थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक ये ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? तो यही किताबें लिखती हैं कि जीन में थोड़ा सा चेंज होता है मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। भाई ये जो जीन है ना,
इसका अल्टरनेटिव फॉर्म, ऐसे भी लिखती हैं किताबें, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। मतलब जीन का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म। देखो एक ये जीन था, पर इसमें थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, एक एक कैपिटल टी वाला जीन है, ये स्मॉल टी वाला जीन है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? अलील। एनसीईआरटी बेटा इतनी नालायक है, उसने जीन को और अलील को एक साथ इस्तेमाल कर रखा है इस शब्द को। उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर रखा है एनसीईआरटी ने, पर कई जगह कर रखा है, कई जगह इसके मायने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहले बताओ इन दोनों क्रोमोसोम को क्या बोलूँगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, इन दोनों पे सेम पॉइंट होगा। अगर हाइट वाली बात करें तो यहाँ पे भी अगर हाइट वाला है तो यहाँ भी हाइट वाला। हाँ, ये हो सकता है या तो दोनों सेम हो, दोनों ब्लैक ब्लैक कलर के हो, दोनों को फिर आप जीन बोलोगे। क्या बोलोगे? जीन। ठीक, या थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, एक कैपिटल टी हो, एक क्या हो? स्मॉल टी। तो अगर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? अलील। क्या कहेंगे? अलील। तो मैं बोल सकता हूँ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अरे रख पाओगे याद? तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो इतना तो आपको समझ आ गया। तो अब देखो कितनी सारी बातें हो गई। होमोलोगस मतलब सेम पोजीशन, आप समझ गए ना सेम पोजीशन की क्या बात करना चाह रहा हो जो मैंने बनाए। ठीक, वहाँ पे बहुत सारे हैं, ये सारे होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है। जितने 23 के 23 क्रोमोसोम, सबके सामने क्या क्या होगा बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, दोनों के दोनों होमोलोगस है। अच्छा, इस होमोलोगस में जो जीन प्रेजेंट है, जीन अगर वो अल्टरनेटिव फॉर्म का है, मतलब थोड़ा सा चेंज है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलील। तो अगर कोई पूछे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज, तो क्या बताओगे? अलील। ठीक है। अच्छा, किताबों में जीन और अलील को एक साथ लिख रखा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को मैं अलील बोल रहा हूँ कि ये दोनों अलील हैं, थोड़ा सा चेंज है, पर कहीं कहीं किताबों में लिख रखा है ये भी अलील है और ये भी अलील है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। या वैसे तो कहने को तो ये एक जीन है, ये भी एक क्या है? जीन, और दोनों थोड़ा अलग है, तो हम इनको क्या कह रहे हैं? अलील। पर कन्फ्यूज़ मत होना, किताबें बहुत नालायक है, एनसीईआरटी की खासकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। चलो अब क्लियर हो गया। होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब पोजीशन। ठीक है, तो जीन मतलब इनके पास कौन सा सेम कैरेक्टर होगा या अलग? अब पहले कैरेक्टर समझ लो, कैरेक्टर ही नहीं पता तो कैसे पता करेंगे? देखिए ना कितना क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपके लिए। देखो, कैरेक्टर का मतलब है प्लांट हाइट, इसे बंद कर दो। प्लांट हाइट जो है बेटा, प्लांट हाइट ये कैरेक्टर है। क्या है बेटा? कैरेक्टर। टॉल है या ड्वार्फ है, ये ट्रेट है। क्या है बेटा? ट्रेट। समझ आया? आई कलर ये कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर। ब्लू है कि ब्राउन है, ये उसका ट्रेट है। क्या है बेटा? ट्रेट। अरे कहते नहीं है तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, ये कैरेक्टर है। अच्छा है या बुरा है, ये ट्रेट है। क्या है बेटा? ट्रेट। अरे समझ गए मेरी बात? कैरेक्टर ट्रेट में डिफरेंस, तो वही लिखा हुआ है देखो, सेम कैरेक्टर। सेम कैरेक्टर मतलब अगर इधर भी प्लांट हाइट का है तो इधर भी किसका होगा? प्लांट हाइट। हाँ, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट, और डिफरेंट होता है तो हम लोग उसे क्या कह देते हैं? अलील। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। देखो, अगर यहाँ आई कलर है तो यहाँ पे भी क्या होगा? आई कलर। उसे अपन क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। मेरे हिसाब से लिख पाओगे स्कूल में, लिख पाओगे स्कूल में तो लिख दोगे, नीट में क्वेश्चन आएंगे टिक कर दोगे ना क्वेश्चन टिक। चलो अब आ जाओ कैरेक्टर। अब तो क्लियर हो गया कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस। कैरेक्टर मतलब फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे प्लांट हाइट क्या है बेटा? कैरेक्टर। आई कलर क्या है बेटा? कैरेक्टर। तुम्हारे स्किन का कलर कैसा है? कैरेक्टर। ये सब स्किन कलर क्या है? कैरेक्टर। गोरा है या काला है, वो क्या होगा? ट्रेट। क्या होगा बेटा? ट्रेट। तो वही चीजें लिखी हुई है देखो। और ट्रेट क्या है? कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म। अरे भाई स्किन कलर ये कैरेक्टर है, इसके कितने अलग अलग फॉर्म होते हैं, गोरा, काला, वो क्या हो गया? ट्रेट। वही अंग्रेजी में लिखा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। ठीक है, जैसे प्लांट का हाइट, प्लांट हाइट ये क्या है? कैरेक्टर है, ट्रेट है? प्लांट हाइट कैरेक्टर। अब टॉल है कि ड्वार्फ है, ये क्या है? ट्रेट। बिल्कुल क्लियर हो गया। अरे हो गया ना? पूरी जनता बोलता रहा हूँ, आधी जनता को यही नहीं पता होता कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। ठीक, और एनसीईआरटी और दर नालायक है, इतनी नालायक है कि इसने कई जगह कैरेक्टर ट्रेट को भी एक साथ इस्तेमाल कर रखा है। पर जब बेटा जिस दिन नीट में बैठोगे, सीयूईटी में बैठोगे, सवाल गलत करके आओगे। और कितना छोटा सा शब्द था ना, अरे कितनी छोटी सी बात थी कैरेक्टर ट्रेट का डिफरेंस।
ठीक है, तो कर लोगे। जैसे आई कलर क्या है बेटा, आई कलर क्या है, कैरेक्टर, ब्लैक है या ब्राउन है, क्या है, क्लियर हो गया तुम्हें। अब आ जाओ जीन। देखना बेटा, जब मेंडल साहब काम कर रहे थे तो उन्हें जीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जीन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। मेंडल साहब को बस इतना पता था बेटा, मेंडल साहब को इतना पता था कि मेंडल साहब को इतना पता था कि जो जीन होती है, जो जीन होती है उसकी जगह उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था फैक्टर। क्या इस्तेमाल किया था, फैक्टर। उस टाइम तक केवल न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी अगर हो गई थी तो मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने क्या किया कि उन्हें ये तो पता था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से बच्चों में, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उसे जीन कहते हैं। अब तो तुम्हारी पीएचडी है कि भाई धागा होता है क्रोमेटिन, कंडेंस हो गए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए में भी क्या होता है, जीन। यही जीन तो ट्रांसफ़र हो रहा है पापा मम्मी से भाई, हाइट वाला, कलर वाला, जिसकी वजह से एक बच्चा बना। इनको नहीं पता था, इन्होंने जीन की जगह शब्द इस्तेमाल किया फैक्टर। क्या इस्तेमाल किया बेटा, अरे वेक्टर नहीं, फिजिक्स वाला, फैक्टर, फैक्टर, FACTOR, फैक्टर बेटा। क्या बोल सकते हैं, फैक्टर। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनको भाई साहब को पता नहीं था अभी, तो उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। मैंने बोला ये अपने टाइम से बहुत आगे चल रहे थे, ये अपने टाइम से बहुत आगे चल रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद देखो जीन क्या है बेटा, पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड। अब तो आपकी पीएचडी है, अरे जीन डीएनए का वो पार्ट है जो क्या हो सकता है, ट्रांसक्राइब्ड, मतलब डीएनए से क्या बना सकता है, आरएनए। क्या बना सकता है, आरएनए, ठीक है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मैं भी तो बोल सकता हूँ हेरिडिटी का यही यूनिट है जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। अरे यही तो कैरेक्टर लेके आ रहा है पापा के, हाइट कलर, अरे हाइट, आई कलर, बॉडी कलर, है ना, बालों का, डायबिटीज़, बहुत सारी चीज़ें यही तो लेके आ रहा है पापा मम्मी से, ठीक है। तो लिख रहे हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर जीन ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ गैमीट। तो लिख पाओगे, लिख लोगे, चलो। तो मेंडल साहब ने इसको क्या बोला था बेटा, फैक्टर। क्या बोला था, फैक्टर। चलो अगला है अलील। क्या बेटा, अलील। अब तो तुम्हारी पीएचडी हो गई, अरे हो गई पीएचडी। क्या था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। जैसे इन दोनों में बहुत थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है। मान लो हाइट वाला है या कलर वाला, मान लो ज़्यादा क्लियर है, ठीक, ये कलर वाला है, ठीक है, आई कलर की, ब्लैक होगा कि येलो होगा, ठीक। तो ये भी जीन आई कलर को कंट्रोल कर रहा था, ये भी, पर देखो थोड़ा सा दोनों में अंतर है ना, एक ब्लैक है, एक कैसा है बेटा, येलो। कैसा है बेटा, येलो। तो डिफरेंट, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया है मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। ये बात बहुत हो चुकी है, दोबारा टाइम नहीं खराब करेंगे। तो देखो लिखा भी है बिलोंगिंग टू ईच अदर। अलील हमेशा एक दूसरे के साथ रहती है, अरे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे। अलील हमेशा कहाँ होती है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो लिखा है बिलोंगिंग टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। भले मम्मी पापा साथ रहे ना रहे, हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं ना मम्मी पापा, पर जो एक मम्मी से जीन आया और एक पापा से जीन आया, दोनों के दोनों सेम आया। मम्मी से भी आई कलर वाला है, फादर से भी आई कलर वाला है। ये हो सकता है कि दोनों के दोनों सेम हो या अलग हो, बट ये दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पे रहेंगे, सेम रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। भले मम्मी पापा एक दूसरे के साथ रहें चाहे ना रहें, पर उनके द्वारा जो दिए गए अलील है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो मम्मी पापा जब भी लड़े भिड़े कहते ना आपके अलील तो हमारे साथ रह रहे हैं, तो भाई आप लोग क्यों एक दूसरे से अलग हो रहे हो, ठीक है। लड़ते भिड़ते रहते हैं ना डेली, अरे सबके घर की यही कहानी है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर बट प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे, सेम लोकस मतलब सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, अलील, ठीक है। एवरी अलील, अच्छा अब ये बताओ, ये जीन था, ये भी जीन था, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है तो हमने इसे क्या बोल दिया, अलील। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ हर जीन अलील है, हर जीन क्या है बेटा, अलील। पर क्या हर अलील जीन है, नहीं। अरे ये दोनों अलग थे तो हमने इन्हें अलील बोला ना, अरे सही है कि नहीं, हर जीन तो अलील है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जीन की जगह कई जगह किताबों में अलील का भी इस्तेमाल किया गया, तभी तो कह रहा हूँ जीन की जगह क्या इस्तेमाल कर दिया, अलील। हर जीन अलील तो है पर हर अलील जीन नहीं है, क्योंकि दोनों अलग थे तब हमने अलील बोला था ना। तो याद रखो,
बेटा बहुत डीपली बता दिया आपको, एनसीईआरटी की लाइन है, बता रहा हूँ। कोचिंगों में भी पैसा दोगे वो भी तुम्हें नहीं बताएंगे इतना, सच बता रहा हूँ। देखना हेडिंग लिख लिख के भाग जाते हैं, ठीक है। नो डाउट बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत कुछ बताएंगे तुम्हें, बट तुम्हें बहुत कुछ बता दे, एक बार बस अच्छे से पढ़ना है चैप्टर। तुम्हारी जेनेटिक्स ऐसी कर दूंगा कि कोई एक क्वेश्चन नहीं ला पाएगा नीट में से और बोर्ड में से, समझ गए ना। ऐसी ही जेनेटिक्स में लोग नहीं कहते, मेरी बहुत पकड़ है जेनेटिक्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना, बायोटेक तो आने दो, देखो एक अलग ही लेवल के नोट्स से आपको पढ़ाएंगे, अलग, मतलब बता तो रहा हूँ। जो लोग बच्चे बायोटेक कर लेते हैं ना, बायोटेक, उनको भी इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा जितना आपको बायोटेक क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, जो 4 साल की बायोटेक की डिग्री करते हैं, ठीक है। ये बोलने की बात नहीं है, सच की बात है। ये समझ आ गया आपको? अलील है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक जीन के कितने अलील हो सकते हैं? 2। देखो पॉपुलेशन में तो कई सारे अलील हो सकते हैं। इधर देखना, आई कलर ब्लैक है, ब्राउन है, स्लाइट ब्राउन है, पता चला और भी 5-6 कलर है, ठीक है। तो एक जीन के खूब सारे अलील हो गए, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, थोड़ा रेडिश आ गया, डार्क ब्राउन आ गया, पर्पल आ गया। मानने में क्या जा रहा है, मान लो ना पर्पल, मान लो कई सारे कलर है आईज के, ठीक, 8-10 मान लो, 8 मान लो। बट एक इंडिविजुअल में केवल कितने हो सकते हैं? 2। देखो कि भाई एक इंडिविजुअल में केवल कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 होमोलोगस वाले। अरे एक पापा से आए, एक मम्मी से। भाई एक इंडिविजुअल में डिप्लॉयड मतलब जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक इधर 23 है और एक इधर 23 है, उसके अंदर केवल 1 जीन हैज 2 अलील। एक जीन के केवल कितने अलील होंगे? 2, है ना। मतलब अगर आई कलर की बात कर रहे हो तो केवल कितने आपको मिलेंगे? 2। अरे कितने मिलेंगे? 2। भले पॉपुलेशन की स्टडी करोगे तो बहुत सारे आई कलर आपको मिल जाएंगे, पर एक इंडिविजुअल में बात करोगे तो केवल कितना मिलेगा? 2। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। आप लोग नहीं समझ आया? आ गया ना समझ? चलो इसके बाद देखो, होमोजाइगस क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है? होमोजाइगस मतलब कि अगर दोनों के दोनों, मैं बोलूँगी जीन के जो दोनों के दोनों फॉर्म है, जीन के जो दोनों के दोनों फॉर्म है बेटा, जीन के दोनों फॉर्म अगर सेम है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? होमोजाइगस। या फिर देखो लिखा हुआ है कितनी अच्छी लाइन, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में अगर सिमिलर अलील है जीन का, अरे जीन का अगर सिमिलर अलील है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? होमोजाइगस। क्या कहेंगे? होमोजाइगस। जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, इसके अंदर पापा से भी आया है हाइट वाला, मदर से भी आया है, पापा से भी कैपिटल टी आया है, मदर से भी कैपिटल टी आया है, तो इस जीन का मतलब टॉल वाले जीन का जो दोनों अलील है वो दोनों क्या है बेटा? सेम। कैपिटल टी क्या है बेटा? सेम। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजाइगस। तो देखो एग्जांपल, अगर जैसे कभी भी लिखा हो कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? होमोजाइगस। तो याद रखना, डेली इस्तेमाल होगा। शायद मैं अब समझाऊंगा नहीं, मैं बोल के बस जाऊंगा। इट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब दोनों के दोनों सेम है, एक जीन के अलील दोनों के दोनों क्या है बेटा? सेम। और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजाइगस मतलब अगर किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल को देख रहे हो तो जो डिसिमिलर फॉर्म ऑफ अलील है, मतलब अगर एक आई कलर ब्लैक है तो दूसरा क्या है बेटा? येलो। कैसा है बेटा? येलो। तो एक जीन के अगर आपको 2 अलील मिल रहे हैं, एक जीन के अगर 2 अलील मिल रहे हैं आपको अलग अलग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोजाइगस। क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोजाइगस। ठीक। एक होता है हेमीजाइगस। क्या होता है बेटा? हेमीजाइगस। बहुत ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं है आपकी किताबों में, पर एक बार देख लेते हैं। ओनली 1 अलील, केवल एक अलील प्रेजेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आपने बोला 23 क्रोमोसोम होते हैं, सभी में 2-2 अलील प्रेजेंट होते हैं एक जीन के। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? याद करो, ह्यूमन में जो मेल होता है, ह्यूमन में मेल जो होता है, जैसे ये बेटा 22 क्रोमोसोम इधर पड़े हुए हैं तो 22 इधर भी पड़े होंगे, और 23वां क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा? सेक्स। तो यहाँ पे जो जीन है मान लो एक्स है, क्या है बेटा? एक्स। पर यहाँ पर अब एक्स नहीं होगा, यहाँ मेल है, तो क्या होगा बेटा? वाई। तो देखो 23rd जो क्रोमोसोम है इस पर केवल एक ही जीन है एक्स क्रोमोसोम का, और एक ही जीन है वाई क्रोमोसोम का, और एक्स और वाई सेम चीज नहीं है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हेमीजाइगस। आपको ये नहीं भी आया तो चलेगा, होमो और हेट्रो मत भूलना। अरे नहीं, हेमीजाइगस का भी इस्तेमाल कर रखा है आपके एनसीईआरटी में, याद रखना, ठीक है, जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझ आ गया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है। होमोजाइगस में सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम। एक जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? सेम। ठीक। और हेट्रोजाइगस में डिफरेंट होगा। अच्छा, फिनोटाइप जीनोटाइप का मतलब क्या है? देखो भाई, मेरे सामने एक बच्चा बैठा है,
इसकी हाइट देख के मैंने कहा ये टॉल है, क्या है बेटा, टॉल। दूसरे को देख के मैंने कहा ये ड्वार्फ है, छोटा है। तो मैंने फिजिकली देख के बता दिया अपनी आंखों से, उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं बेटा, फिनोटाइप। यही लिखा फिजिकल अपीयरेंस। क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि कौन टॉल है कौन ड्वार्फ है। अब उसका आप जीनोटाइप देख रहे हो, जब आप जेनेटिक देखो तभी तो कहते हैं जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जीनोटाइप। क्या कहते हैं बेटा, जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप को क्या कहते हैं, जीनोटाइप, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर मैंने बोला तो वो आदमी टॉल है, तो आपको ये चीज़ पता है टॉल तो भाई कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी होता है। तो इस चीज़ की स्टडी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं बेटा जीनोटाइप। लिखा भी है जेनेटिक मेकअप, आप पूरा लिख लेना, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। भाई टॉल तो ऐसा ही है, पर कैपिटल टी है कि स्मॉल टी देख के बता दिया टॉल ड्वार्फ, वो क्या होगा बेटा, फिनोटाइप। क्या होगा बेटा, फिनोटाइप। ठीक है, अगला आ जाओ बेटा, डोमिनेंट अलील। क्या है बेटा, डोमिनेंट अलील। नाम से ही क्लियर है, डोमिनेंट का मतलब है, इधर देखो कि एक ये रहा, ठीक है, कलर का ही मान लेते हैं समझने के लिए, ऐसा कोई कलर होता ही नहीं, बट फिर भी समझने के लिए हमारे पास यही पेन है, इसीलिए। और कोई कलर होता तो और कोई कलर का बता देते। पीली आँख तो दिखाना और कठिन है ना, पीली आँख तो नहीं देखी किसी की। कोई भी कलर मान लो भाई, बहुत सारे कलर पढ़ना है, हमें सीड का कलर पढ़ना है, अरे सीड का कलर पढ़ना है, कई ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कलर होते हैं, किसी के पंख का कलर है, सब तो ट्रांसफ़र हो रहा है। मान लो कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक था ये ऑरेंज और एक था ये ब्लैक। ठीक है बेटा, एक है ऑरेंज, एक क्या है, ब्लैक। अगर दोनों प्रेजेंट है और केवल ऑरेंज वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, ऑरेंज वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और उस ऑर्गेनिज्म की आँखों का कलर ऑरेंज हो गया, कैसा हो गया बेटा, ऑरेंज, तो हम इसको कहेंगे कि ये डोमिनेंट है। क्या है बेटा, डोमिनेंट अलील है। क्या है बेटा, डोमिनेंट अलील, क्योंकि ये अपने के अपोजिट कोई दूसरी अलील या जीन प्रेजेंट है, उसके बाद भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। नेहा सो गई, जग जाओ, अलील को जगाओ, अपने पानी मारो अलील पे। चलो, तो दो प्रेजेंट है, उसके बाद भी एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डोमिनेंट। और ये ब्लैक वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव। क्या कहेंगे, रिसेसिव। ठीक है, ये ब्लैक वाला अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब इसके साथ एक और कोई ब्लैक वाला प्रेजेंट हो। जब दो ब्लैक वाले प्रेजेंट होंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे रिसेसिव। इसलिए किताबों में लिखा है कि जो रिसेसिव अलील होती है वो अपने आप को केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करती है। किस कंडीशन में, होमोजाइगस। बहुत सिंपल सा है ना, एक डोमिनेंट जीन था, पढ़ लिया या नहीं पढ़ा अभी, डोमिनेंट रिसेसिव नहीं पढ़ा, मुझे डोमिनेंट अलील ही तो चल रहा है। मैं आपको कहाँ ले गया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट ही चल रहा था भाई। पापा टीवी देख रहे हैं, सही है, पापा न्यूज़ देख रहे हैं, वो डोमिनेंट आदमी है घर में पापा तो, और तुम लोग रिसेसिव। जब तक पापा हैं तुम्हारी हिम्मत नहीं रिमोट छीन के तुम अपना सीरियल कार्टून जो भी तुम्हें देखना है डोरेमोन देख लो, अरे सही है ना। तो पापा थे डोमिनेंट, क्या थे बेटा, डोमिनेंट। उनके साथ में तुम लोग प्रेजेंट थे, मतलब तुम रिसेसिव वाले हो, उसके बाद भी एक्सप्रेस केवल कौन हो रहा है, डोमिनेंट। केवल पापा एक्सप्रेस हो रहे थे, पर जैसे पापा गए, मतलब जैसे डोमिनेंट वाला गया, अब तुम दो छोटे भाई थे रिसेसिव, अब तुम दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने लगोगे टीवी पे, है ना। तो जब मतलब कि अगर रिसेसिव को एक्सप्रेस करना है तो हमेशा कैसा होगा बेटा, होमो जाएगा। पर पापा डोमिनेंट थे तो मतलब हेट्रो जाएगा, पापा भी थे और तुम लोग भी छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसके बाद भी पापा ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, मतलब पापा क्या है बेटा, डोमिनेंट अलील, और तुम लोग क्या हो बेटा, रिसेसिव अलील। मतलब रिसेसिव अपने आप को केवल और केवल तब एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो किस कंडीशन में हो बेटा, होमो जाएगा, मतलब एक जैसे दोनों के दोनों होंगे छोटे छोटे, तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और डोमिनेंट वाला होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हेट्रोजाइगस में भी, कि पापा और उनके दोस्त बैठे हैं तब तो न्यूज़ चल ही रहा है, और पापा और तुम लोग बैठे हो तो भी न्यूज़ ही चल रहा है, मतलब पापा डोमिनेंट उनका दोस्त भी डोमिनेंट, तब तो न्यूज़ चल ही रहा था। पापा डोमिनेंट तुम लोग रिसेसिव, तब भी न्यूज़ चल रहा था, है ना। और तुम चाहते हो कार्टून चले हो तभी होगा जब पापा वहाँ से हट जाए, मतलब डोमिनेंट हट जाए और 2 3 4 2 रिसेसिव आ जाए, मतलब कि तुम दोनों छोटे भाई बहन आ जाओ, तब होगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट अलील, मतलब अलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन
होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस, मतलब कैपिटल टी हो तो भी टॉल, कैपिटल टी हो स्मॉल टी हो तो भी टॉल, है ना। मतलब होमोलोगस मतलब कि होमोलोगस हो चाहे हेट्रोलोगस कंडीशन हो, दोनों के दोनों कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, अरे होमोलोगस से भी अच्छा है ना, आप बोल दो होमोजाइगस, क्या बोल दो बेटा, होमोजाइगस, और हेट्रोजाइगस, क्या बोल दो बेटा, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे बेटा, डोमिनेंट अलील, ठीक है। और रिसेसिव अपने आप को केवल और केवल कब एक्सप्रेस कर पाएगा, होमोजाइगस का बेटा, होमोजाइगस। देखो ना, जैसे देखो कैपिटल टी होता है टॉल, क्या होता है बेटा, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी वाला क्या है, डोमिनेंट, क्या है बेटा, डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा बेटा, ड्वार्फ, क्या होगा बेटा, ड्वार्फ, ड्वार्फ होगा टॉल होगा, टॉल, गुड, मतलब समझ आ गया तुम्हें। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, टॉल, क्या होगा बेटा, टॉल। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर टॉल होगा बेटा, क्यों टॉल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट जीन है या एलील है, आप बोल दो, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो ड्वार्फ हो तो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए ना, रिसेसिव वाले दोनों के दोनों क्या थे, रिसेसिव, तब जाके क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, ड्वार्फ, क्या करेगा बेटा, ड्वार्फ, ठीक है। तो क्लियर है रिसेसिव वाला। अब आ जाओ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मैंने आपको बताया था इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है, मैंने बोलता ना, एक फैमिली में अगर बार बार क्रॉस हो, जैसे भाई बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों का क्रॉस करवाया जाए, जैसे पी प्लांट में मेंडल यही करता थे, ठीक है, कई सारे क्रॉस करवाए उन्होंने, जैसे भाई एक मेल थी एक फीमेल थी, उनसे बच्चे हुए 5-7, अब उन बच्चों का उन्होंने क्रॉस करा दिया उन बच्चों के बीच में, तो जब कई जनरेशन तक कराते जाओगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। गाय भैंस में भी यही होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि जब कि भाई अगर जैसे एक ही आसपास की गाय है, उनका क्रॉस हो रहा है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, फिर आपस में वो क्रॉस कर ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मतलब दूध भी कम दे रहे हैं, इनके जो बच्चे हो रहे हैं उनके अंदर इतने अच्छे कैरेक्टर नहीं है, तो हम कहते हैं किसी दूर की गाय से इनका क्रॉस करवाओ, ठीक है, दूर की गाय से। वही हमारे घर में कुंडली मिलाई जाती है ना, कि भाई देख ली जाए कि किसी तरीके से दोनों बिल्कुल सेम तो नहीं है, अरे सारे के सारे मतलब फैमिली वगैरह देखी जाती है बहुत सारी, वो पंडितों का काम है, मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पंडित जी वगैरह सब देखते हैं ना कि इसकी कुंडली कितनी ज़्यादा सेम है नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सेम है, मतलब अगर फैमिली एंसेस्टर सेम है, तो इसका मतलब भाई खतरा है, क्योंकि सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है, तो इसकी वजह से क्या आएगा बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो बच्चा पैदा हुआ वो शायद उसकी फर्टिलिटी कम हो जाए, वो गंदे कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप, वो गंदे मतलब रिसेसिव वाले, ड्वार्फ हो गया है, कोई बीमारी के लिए भी अगर सेंसिटिव है तो वो बीमारी हो गई, तो वो सब चीज़ है, ठीक है। तो इनब्रीडिंग कब आएगा बेटा, जब सेम के बीच में क्रॉस कराओगे, स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, कैपिटल टी, क्या होगा बेटा, कैपिटल टी। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अभी तो इनब्रीडिंग की बात करें तो मेटिंग बिटवीन पेरेंट हैविंग सेम जीनोटाइप। इनब्रीडिंग का केवल क्या मतलब होता है, इनब्रीडिंग का केवल क्या मतलब है, सेम जीनोटाइप, मतलब एक कैपिटल टी है तो दूसरा भी क्या होगा, कैपिटल टी का, एक स्मॉल टी तो दूसरा भी क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल। तीसरा अगर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दूसरा पेरेंट भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला है होमोजाइगस होना चाहिए, हेट्रोजाइगस होना चाहिए। देखो एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दूसरा भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर बिल्कुल सेम के बीच में अगर हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनब्रीडिंग। क्या कहते हैं बेटा, इनब्रीडिंग। और क्रॉस या आउटब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, दो अलग के बीच में, दो अलग जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कराने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे मतलब एक है कैपिटल टी, आपने क्रॉस करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी से, या फिर अगर कोई एक है स्मॉल टी, इसको आपने करा दिया कैपिटल टी से। अरे दोनों अलग है ना, सेम तो नहीं है ना, ये सेम है ना ये सेम है। एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको आपने करा दिया कैपिटल टी से। एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको आपने करा दिया स्मॉल टी से। इस सारे के सारे देखो अलग जेनेटिक मटेरियल है। तो इस टाइप की क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग या आउट ब्रीड। एक पेपर में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि इन ब्रीडिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग लिखोगे आउट ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग। किसी दूसरे जेनेटिक मटेरियल वाले ऑर्गेनिज्म से उसे क्रॉस कराओ, जिससे ताकि दोबारा से अच्छे कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी, है ना, पढ़ लिया ना हमने। डीएनए क्रोमेटिन फिर कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए क्या बनाता है बेटा, जीन। क्या बनाता है, जीन।
जीन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यही सारे के सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। जितने भी कैरेक्टर हैं, हाइट, कलर, आई कलर, है ना, जितने भी बाल कर्ली, कोई अपने जीभ को मोड़ के चिपका लेता है, कोई जीभ को मोड़ लेता है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं मम्मी पापा से ट्रांसफ़र होते हैं। तो सारा का सारा बेटा कौन कंट्रोल करता है? जीन। और किस फॉर्म में? ये जीन आखिरी में क्या बनाएगा? प्रोटीन। और यही प्रोटीन हमारी बॉडी में घूम घूम के काम करवाएगा। भाई अगर गोरा करने वाला कलर आया है मान लो, तो ये जीन ने कुछ ऐसे प्रोटीन बनाए जो गोरा कर रहा है। हाइट के लिए कुछ ऐसा प्रोटीन बनाया जो हाइट बढ़ा रहा है। बाल वाला तो सारा प्रोटीन बनाएगा, यही जीन बेटा। ठीक है, तो ये लिखा भी है कि जीन किस चीज़ का बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड। किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड। ये चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर आपको 5 मिनट बाद पढ़ाते हैं।